अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने कॉटन फाइबर्स की ग्रेडिंग के हवाले से डिस्कशन की थी। तो अब तक हम कॉटन फाइबर का इंट्रोडक्शन, क्रॉप कैसे ली जाती है, कॉटन पिक करके जिन करने के बाद कॉटन फाइबर को ग्रेड कैसे करते हैं, कॉटन फाइबर का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉटन फाइबर की जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्योंकि कॉटन की जो एंड प्रोडक्ट्स होती हैं, उनमें यही प्रॉपर्टीज़ अंदाज़ होती हैं, उसमें दिख रही होती हैं। तो ये जो फाइबर है, ये मॉडरेट स्ट्रेंथ है इसकी 26 से 44 सेंटी न्यूटन पर टेक्स फाइबर की स्ट्रेंथ होती है। और वेट फॉर्म में अगर फाइबर को वेट कर दिया जाए तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 20% तक इंक्रीज़ कर जाती है, बढ़ जाती है। तो वेट फॉर्म में फाइबर की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ क्यों होती है? वो इसलिए इंक्रीज़ होती है कि जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सेलुलोज़ कॉटन जो है वो सेलुलोज़ होता है, और सेलुलोज़ के की पॉलीमेरिक चेन्स में इंट्रा चेन और इंटर चेन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बड़ी सीवियर होती है। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये सिर्फ इंटर इंटर और इंट्रा चेन ही नहीं होती, बल्कि ये इसलिए होती है कि इसके ऊपर हाइड्रॉक्सल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो हाइड्रॉक्सल फंक्शनल ग्रुप्स जहाँ पे भी होंगे वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएँगे। तो कॉटन के फाइबर के स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कहीं पे क्रिस्टलाइन होगा, कहीं पे अमॉर्फस होगा। क्रिस्टलाइन कहाँ पे होगा? जहाँ पे पॉलीमेरिक चेन्स आपस में ज़्यादा अरेंज्ड होंगी, और अमॉर्फस कहाँ पे होगा? जहाँ पे वो थोड़ी-सी लेस अरेंज होंगी। तो जहाँ पे लेस अरेंज होगी, वो अमॉर्फस रीजन जो हैं वो कॉटन के जो अवेलेबल मॉइस्चर होगी, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएँगे, तो वो पानी को एब्ज़ॉर्ब करेंगे। तो य जब पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स अब्ज़ॉर्ब होंगे तो कॉटन का फाइबर स्वेल होगा, तो जब स्वेल होगा कॉटन का फाइबर तो उससे कॉटन के फाइबर की जो कॉम्पैक्टनेस है वो बढ़ेगी, और इस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सिवियरिटी भी बढ़ेगी। इस वजह से जो कॉटन फाइबर की जो स्ट्रेंथ है, वो वेट कंडीशन में 20% तक बढ़ जाती है, और कॉटन से बनने वाला जो यार्न होता है, वो भी वेट फॉर्म में स्ट्रॉन्गर हो जाता है। और इसके लिए एक अलहदा से वीडियो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो टेक्सटाइल टेस्टिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें हम कॉटन के धागे की ड्राई और वेट फॉर्म में हमने ली स्ट्रेंथ फाइंड की थी, उसमें भी ये डिस्कशन हुई हुई है, तो वहाँ पे भी आप इसके रिजल्ट देख सकते हैं। तो इलॉन्गेशन एट ब्रेक 5 टू 10% के कॉटन के फाइबर को अगर स्ट्रेच किया जाए तो टूटने से पहले 5 से 10% तक इलॉन्गेशन देता है। और ये जो इलॉन्गेशन है, इसका रीज़न इसके स्ट्रक्चर में भी है, इसका आंसर जो कि हमने यहाँ पे इस एंगल के हवाले से इस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो इलास्टिसिटी है, ये इस स्पाइरल एंगल की वजह से आती है। तो उस वीडियो को, ये वाली डिस्कशन दोबारा से भी सुन लें। तो इलास्टिक रिकवरी यानी कि फ़ाइबर को स्ट्रेच किया जाए तो फ़ाइबर के अंदर रिकवर करने की कैपेबिलिटी कितनी है। तो ये चूँकि इलास्टिक रिकवरी डिपेंड करती है कि फ़ाइबर को स्ट्रेच कितना किया गया है। अगर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देंगे, बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगा देंगे, फिर तो फ़ाइबर टूट भी जाएगा। लेकिन अगर फ़ाइबर को उसकी ओरिजिनल लेंथ का सिर्फ 2% आप इलॉन्गेशन दें, तो 74% तक ये इलॉन्गेशन जो है वो रिकवर कर लेता है। और अगर 5% तक इलॉन्गेट कर लें तो ये 45% यानी 50% तक जो इलॉन्गेशन है वो रिकवर कर लेगा 5% की इलॉन्गेशन के ऊपर। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.54 है। और हाइड्रोफिलिक है, वाटर के साथ इसका एटीट्यूड ये है कि हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ये वाटर वाटर के अंदर भी OH होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सही होती है पानी के मॉलिक्यूल के साथ इसकी। तो यही वजह है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी इम्प्रूव होती हैं, जैसे कि हमने स्ट्रेंथ के केस में देखा। तो और अच्छा, ये जो पानी अब्ज़ॉर्ब करने के बाद कॉटन के फाइबर की स्ट्रेंथ का बढ़ जाना है, ये बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज़फुल भी साबित हो सकता है, या इसकी एप्लीकेशंस भी हैं। मिसाल के तौर पे हम बहुत सारी जो कॉटन है वो मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि वुंड की क्लीनिंग के लिए, वुंड ड्रेसिंग के लिए। तो वुंड वगैरह की क्लीनिंग के लिए अगर ऐसा फाइबर हो जो कि वेट होने के बाद वीक हो जाए, तो फिर उससे क्लीनिंग मुश्किल हो जाएगी। तो मिसाल के तौर पे जैसे हमने कहा कि स्टार्च है, सेलुलोज़ वाटर इनसॉल्युबल है और स्टार्च जो है वो वाटर सॉल्युबल है। तो अगर ऐसा फाइबर होगा या फाइबर ऐसे मटेरियल से बना होगा कि जब वो वेट हो तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, तो वो ऐसा फाइबर फिर इस तरह की मेडिकल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये जो वेट कंडीशन में स्ट्रॉन्गर फाइबर का हो जाना है, ये मेडिकल की बहुत सारी एप्लीकेशंस में ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ भी होती है। तो हीट कंडक्टिविटी, और ये इसकी हीट कंडक्टिविटी हाई है, जिसकी वजह से ये कूलर फाइबर है।
तो बेसिकली हम कॉटन को जो है ना वो लग्जरी फाइबर कहते हैं कि ये बहुत ही कंफर्टेबल फाइबर है। तो ये जो कॉटन की क्लोथिंग की कंफर्टनेस है, इसमें बेसिकली ये दो प्रॉपर्टीज़ बड़ा की रोल प्ले करती हैं, इसकी हाइड्रोफिलिसिटी और इसकी हाई कंडक्टिविटी हीट की। क्यों? क्योंकि गर्मियों में हम जब कॉटन पहनते हैं तो गर्मियों में कॉटन इसलिए कंफर्टेबल होती है कि एक तो जो हमें पसीना आता है वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करके वो बाहर हमारी बॉडी से अवे ट्रांसपोर्ट कर देती है और हमारी बॉडी ड्राई हो जाती है, हमें डिस्कम्फर्ट नहीं होती। तो उसके बाद जो हीट कंडक्टिविटी है ये कैसे हेल्प करती है गर्मियों में, कि बॉडी की हीट को ये अवे फ्रॉम बॉडी कंडक्ट कर देती है, कन्वे कर देती है, कि बॉडी की हीट लेके ये एनवायरनमेंट को दे देती है। इससे क्या होता है, बॉडी कूल हो जाती है, कि एक तो पसीना आने से बॉडी कूल हुई, दूसरा जो पसीना है वो आपकी क्लोथिंग ने या कॉटन के की क्लोथिंग ने, कॉटन के कपड़ों ने वो आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब करके अवे फ्रॉम द बॉडी ट्रांसफ़र कर दिया, और दूसरा बॉडी की जो हीट है उसको कॉटन की क्लोथिंग ने अवे फ्रॉम बॉडी कंडक्ट कर दिया। तो इससे बॉडी को जो है वो कूलिंग का एहसास होता है। तो ये बड़ी दो की और बड़ी अहम प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कॉटन की क्लोथिंग को या कॉटन को इतना पहनने के हवाले से लग्जरी फाइबर बनाते हैं, कंफर्ट के हवाले से। हीट, अगर इसको हीट का दूसरा इसका ये है कि अगर हीट दें इसको तो ये मेल्ट नहीं होता बल्कि डिकम्पोज़ हो जाता है अगर टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए। और ये भी हमने इसमें भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ये मेल्ट इसलिए नहीं होता कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इस कदर शदीद होती है, ये इसको मेल्ट नहीं होने देती, चेन्स को मोबाइल नहीं होने देती, पॉलीमेरिक चेन्स को। तो ये मेल्ट नहीं होता बल्कि ये कार्बोनेशियस चार बना देता है, तो चारिंग करता है और मेल्ट नहीं होता। बर्न हो जाता है रेडली, लिमिटिंग ऑक्सीजन इंडेक्स है 18% इसका LOI लिमिटिंग ऑक्सीजन इंडेक्स, यानी कि इसको जलने के लिए ऑक्सीजन की मिकदार 18% चाहिए और एनवायरनमेंट में 21-22 अगर होती है तो ये बड़ा इजीली बर्न करता है, इसको इजीली वो इतनी ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। बर्निंग पेपर की स्मेल देता है। सेंसिबल टू फोटो डिग्रेडेशन के सन एक्सपोजर के अगर ज़्यादा धूप में ये कपड़े रहें या क्लोथिंग रहे तो ये फ़ोटो डिग्रेड भी हो जाता है। ये तो थी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे केमिकल और फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फ़िज़िकल नहीं है। फ़िज़िकल हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर ली। तो एसिड्स के हवाले से ये है कि रेज़िस्ट टू कोल्ड डाइल्यूटेड मिनरल एसिड्स के मिनरल एसिड जो हैं उनको डाइल्यूट एसिड जो हैं वो कोल्ड उनको रेजिस्ट करता है, बट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय कंसनट्रेटेड एसिड्स। और जो कंसनट्रेटेड एसिड हैं वो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि उससे हाइड्रोलिसिस हो जाता है बाई क्लीविंग द 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ग्लूकोज यूनिट्स ने आपस में मिलकर बनाए थे, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, वो बॉन्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बेसिस के साथ इसका बिहेवियर कैसा होता है, रेजिस्ट वेल टू कास्टिक अल्कलीज के अल्कलीज को रेजिस्ट करता है। कोल्ड कंसनट्रेटेड अल्कलीज फॉर्म अल्कली सेलुलोज। अच्छा, कॉटन का जो यान है या फिर जब इससे कपड़ा बनता है तो इसके ऊपर जो कास्टिक है या अल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके साथ बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, मर्सराइजेशन का प्रोसेस भी उसके साथ ही होता है। तो ये रेजिस्ट करता है चूँकि अल्कलीज़ को, तो बल्कि अल्कलीज़ के साथ इसकी ट्रीटमेंट भी की जाती है। तो जब हम इसकी मर्सराइजेशन करते हैं जिसमें कि हम कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं कि मर्सराइजेशन का जो प्रोसेस है वो कॉटन के जो फैब्रिक है उसकी अपीयरेंस बढ़ा देता है, उसकी सरफेस अपीयरेंस और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो एनहांस कर देता है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि मर्सराइजेशन के नतीजे में जो कॉटन फाइबर का क्रॉस सेक्शन है, जो कि बीन लाइक बन चुका होता है, जो हमने पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया, ये दोबारा से किसी न किसी हद तक सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है मर्सराइजेशन के बाद। तो मर्सराइज्ड फाइबर फिर इसलिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है या वो ज़्यादा उसकी सर्फ अपीयरेंस एस्थेटिक प्रॉपर्टी इसलिए इम्प्रूव हो जाती हैं कि उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने के बाद वो जो बीन लाइक फाइबर शेप बनी होती है, क्रॉस सेक्शन की शेप बनी होती है, वो दोबारा से सर्कुलर शेप बन जाती है, जिससे कि जो कि लाइट की रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टीज़ को भी फिर इन्फ्लुएंस करती है और जिससे फिर उसकी अपीयरेंस भी है चेंज होती है।
इसके बाद जो सॉल्वेंट्स हैं मुख्तलिफ रेजिस्ट वेल टू सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज इन ड्राई क्लीनिंग। मोस्टली जो ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स हम यूज़ करते हैं उनसे हम इसको ड्राई क्लीन कर सकते हैं। और जैसा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं हाइपोक्लोराइड्स, क्लोराइड्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड्स रेजिस्ट इनको रेजिस्ट करता है। इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन में हम इन केमिकल्स को यूज़ कर सकते हैं ब्लीचिंग वगैरह में। ऑल्दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स forms the expected aldehyde and ketone and carboxyl groups। तो अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर ये ऑक्सीसेलुलोज भी बना देगा। तो लेकिन जो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो उनको ये रेजिस्ट करता है। रिडक्टेंट्स जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स को भी रेजिस्ट करता है। तो ये इसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद नेक्स्ट जो है वो है डाइंग इसकी कैसी होती है। तो डाइंग जो है वो कैन बी इजीली डाइड विद मोस्ट डाइस एक्सेप्ट एसिड्स एंड डिस्पर्स डाइस। एसिड और डिस्पर्स डाइस के अलावा मोस्टली जो डाइस हैं उनसे इस फाइबर को डाई किया जा सकता है। बायोडिग्रेडेशन नॉट इनहेरेंटली रेजिस्टेंट टू मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया, इट इज़ आल्सो डिग्रेडेड बाय सेलुलेज एंजाइम्स। तो बायोडिग्रेडेबल है, मोल्ड्स बैक्टीरिया वगैरह सेलुलेज एंजाइम से इसकी बायोडिग्रेडेशन हो जाती है। तो ये थी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद इसका एप्लीकेशंस और एंड यूजर्स आते हैं। ये एप्लीकेशंस और एंड यूजर्स हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।